नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले बुर्के पर सियासत दिखने लगी है। विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, लेकिन सियासत उत्तर प्रदेश में है। बता दें कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बुर्के वाले मतदाताओं को लेकर नया आदेश जारी किया और कहा कि जरूरत पड़ने पर मतदान के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाएं बुर्के वाली महिला मतदाता की जांच करेंगी। इस बयान पर बिहार से किसी पार्टी की आपत्ति तो खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी ने इस पर घोर आपत्ति जाहिर कर दी और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस आदेश को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी का कहना है कि आदेश चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है। आदेश से समुदाय विशेष पर निशाना साधा गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है आदेश चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी की इस आपत्ति पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है, क्या वो फर्जी मतदान चाहते हैं। निष्पक्ष चुनाव का सवाल, बुर्के की जांच पर क्यों बवाल? बुर्के वाली मतदाता की जांच, सपा को क्यों आंच? बुर्के वाली मतदाता की पहचान, क्यों सियासी घमासान? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग के सामने निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है। चुनाव आयोग फर्जी वोट को लेकर सख्त है। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के कारण ही 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसी के लिए आचार संहिता भी है। पहले के चुनावों में बुर्के वाली महिला मतदाता को लेकर कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। बुर्के की आड़ में कई बार फर्जीवाड़ा की कोशिश भी हुई है। इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने जरूरत पड़ने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बुर्के वाली महिला मतदाता की जांच कराने की बात कही है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में इन निर्देशों को सख्ती से लागू करने और आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी इसे लागू करने को कहा है। छठ का त्योहार 28 तारीख को है और ये बात सच है कि हम लोग भी चुनाव, सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि छठ के आसपास कराया जाए। तो शीघ्र कल ही तो हम लोग बिहार से लौटे और जल्दी से जल्दी चुनाव की घोषणा हो रही है, लेकिन उसमें मिनिमम पीरियड रहता है। जैसे नोटिफिकेशन के बाद नॉमिनेशन का समय होता है, उसके बाद कन्वेंसिंग का समय होता है। तो वो सब देखते हुए अगर आप शेड्यूल को देखेंगे तो शायद इसके पहले चुनाव नहीं कराया जा सकते थे। जहाँ तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन की, दरअसल यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बुर्के में मतदान पर राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने मतदान के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग किए जाने के चुनाव आयोग के निर्देश पर आपत्ति जताई है। सपा ने इस संबंध में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आदेश वापस लेने की मांग की है। सपा ने साफ किया है कि चुनाव वाले दिन सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की जांच करना ठीक नहीं है। पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर मांग की है कि बुर्के वाली महिला मतदाताओं की पहचान आंगनवाड़ी सेविकाओं से कराने और जांच के बाद ही बुर्के वाली महिला मतदाता को मतदान करने संबंधी निर्देश वापस लिए जाएं। समाजवादी पार्टी के ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का नया निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत है। इसमें बताया गया है कि मतदान के दिन मतदान अधिकारी को मतदाता की आईडी यानी मतदाता पहचान पत्र की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के विपरीत जाकर नया निर्देश जारी किया है। यह आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। इस नए नियम से देश में एक विशेष संप्रदाय के मतदाताओं को निशाना बनाया गया है, जो कि अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। इधर समाजवादी पार्टी की आपत्ति पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। चुनाव की पारदर्शिता के लिए और वोटर्स की शुचिता के लिए यह आवश्यक है कि हर वोटर की, हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर पर्दा नसी महिलाएं हैं, बुर्का नसी महिलाएं हैं, तो अगर उनका बुर्का या पर्दा हटा करके उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए तो इस बात में समाजवादी पार्टी को आपत्ति क्या है? समाजवादी पार्टी क्या पर्दे और बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने की पक्षधर है?
आखिरकार इन्हें पारदर्शी व्यवस्थाओं से डर क्यों लगता है? मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं। जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुस्लिम महिलाओं का वोटिंग पैटर्न आखिर क्या रहा है। बता दें कि इस चुनाव में महागठबंधन को 74% वोट मिले थे, जबकि एनडीए को 6% वोट मिले थे और अन्य को 16% वोट मिले थे। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। बुर्के की आड़ में किसी भी पार्टी से फर्जी मतदान संभव हो सकते हैं, क्योंकि बुर्के के अंदर मेल फीमेल या उम्र का पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी इस पर राजनीति जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमने इस मुद्दे पर सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, लोगों से जानने की कोशिश की कि इन सब चीजों को लेकर वो क्या सोचते हैं। पार्टियां तो अपनी अपनी तरीके से सोचेंगी, नफा नुकसान देखेंगी, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं। पहला सवाल हमने लोगों से पूछा, समाजवादी पार्टी ने बुर्का पहनी मतदाताओं की पहचान से जुड़ा इलेक्शन कमीशन का नया आदेश, इसकी वापसी की मांग की है। आपकी राय क्या है? 24% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यहां पर समर्थन कर रही है। 70% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी इन उपायों के विरोध में खड़ी है और 6% ने कहा कि वो इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हमने दूसरा सवाल पूछा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश बुर्का पहनी महिलाएं वोटरों की पहचान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं करेंगी जो महिलाएं होंगी, ये इस पर आप क्या सोचते हैं? 74% ने कहा बिल्कुल सही है, कोई भी बिना पहचान के वोट नहीं कर सकता, लेकिन महिलाएं हैं तो उनकी पहचान महिलाएं करें। बिल्कुल गलत फैसला है 26% ने कहा, और किसी ने भी कह नहीं सकते का ऑप्शन नहीं चुना इस दौरान। इसके साथ तीसरा हमने सर्वे किया, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ईसीआई के हालिया फैसलों को आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र के हित में राजनीति से प्रेरित विपक्ष के बेबुनियाद आरोप, 53% ने कहा लोकतंत्र के हित में है, 23% कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित हैं, और बेबुनियाद आरोप विपक्ष के 12% लोग कह रहे हैं और 12% कुछ भी यहां पर नहीं कह रहे हैं। तो अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि जो कदम उठा रही है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो चुनावी प्रक्रिया के बेहतरी के लिए है। मेरे साथ शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त जुड़ गए हैं। दीपक रंजन, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन मेरे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं रुख करूंगा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता का, जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने लिया है, ये पारदर्शिता लाएगा, ये हर किसी को समझ में आ सकता है। भाई कोई क्यों अपना चेहरा छुपाकर वोट दे रहा है, और खासतौर पर जहां महिलाएं हैं, अगर वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं तो इससे निजता का भी हनन नहीं होता है, महिलाएं अगर हैं तो। लेकिन इस पर विवाद उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अभी चुनाव बिहार में है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति हिंदू और मुसलमानों को मुख्तलिफ अलग रखने पे पूरी निर्भर करती है। और यहाँ भी समाजवादी पार्टी सिर्फ ये, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहते हैं होलियर देन दाउ, ये मुसलमानों से ज्यादा बड़े मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने इस चीज की कोई खिलाफत नहीं करी है। सब ये चाहते हैं कि जो पारदर्शिता से चुनाव हो, किसी के बारे में कोई शक अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जो वोटर आईडी कार्ड बना है उसका तभी मतलब है जब आप उसमें जो फोटो लगी है आप उसको टैली करेंगे। तो जो वोटर लिस्ट होती है उससे टैली किया जाता है, जो वोटर आईडी कार्ड होती है उससे टैली किया जाता है, फिर उनके उंगली पे निशान लगाए जाते हैं ताकि डुप्लीकेट वोटिंग ना हो, जहां कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। और जिनसे जांच कराई जा रही वो भी महिलाएं होंगी, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? यही इन्होंने तब किया था जब उत्तर प्रदेश में यूपी एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर जब लखनऊ में खुला था, तो उससे ना देश टूट रहा था, ना सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो रहा था। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि साहब एक ट्रेनिंग सेंटर जो है देवबंद में खुलेगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, इससे देखिए कि सौहार्द खत्म हो जाएगा, हमारी धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? अरे अगर आपने किसी चीज को, चुनाव आयोग ने कहा है कि साहब इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, और हर एक का चेक होगा, इसमें कोई धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो भी होगा वो अपना चेहरा और अपने आईडी कार्ड को दोनों को टैली कराएगा और उसके बाद वोट देगा। किसी को तकलीफ नहीं है। आप देखिए संभल में जिन लोगों को के घरों में बुलडोजर चल रहे हैं, जहां
बरेली में बुलडोजर चल रहे हैं, जिनके घर में चल रहे हैं उन्हें तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो नाजायज है, वो गलत उन्होंने कदम उठाया था, किसी वजह से उठाया था, और उनसे कहा गया 15 दिन में आके आप कागज दिखाइए, आप नहीं दिखा सकते, उसमें बुलडोजर चल रहा है। जिनका घर में बुलडोजर चल रहा है वो नहीं इसकी खिलाफत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और हमारी जो अन्य विपक्षी पार्टियां, उनको ये तकलीफ हो रही, क्योंकि उनको ये दिखाना है कि हम आपसे, आपके बड़े हितैषी हैं, हम आपसे बड़े मुसलमान हैं, हम आपके हितों की रक्षा ज्यादा कर सकते हैं। अरे चुनाव आयोग कर रहा, अगर आपको तकलीफ है आप चुनाव आयोग जाइए। ये पहले इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम मशीन खराब है, फिर कह रहे हैं वोटों की चोरी हुई, दोनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी है। अब इन्होंने नया शगुफा छेड़ा कि साहब ये जो बुर्के में जो लोग पर्दा नशी महिलाएं हैं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसी की भी जांच क्यों होनी चाहिए? कह दे कि साहब कोई जांच नहीं होनी चाहिए, जो आए उसको वोट डाल दे, जितनी बार मर्जी आए वोट डाले। ठीक है, दीपक रंजन मेरे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। दीपक रंजन जी से ही इसका जवाब ले लेते हैं। और जवाब क्यों ले लेते हैं, मैं अपना सवाल रखता हूं, दीपक रंजन जी उसका जवाब देंगे। दीपक सर, ये समाजवादी पार्टी इस चीज का विरोध किस आधार पर कर रही है? मेरा सवाल अभी आपसे इतना है, ताकि आप ये ना कहें कि मैं प्रेजुडिस होकर बात कर रहा हूं। क्यों विरोध हो रहा है इस चीज का? देखिए राजीव भाई, तो जुगाड़ आयोग है, ये भारतीय जनता पार्टी को किसी कोई भी हथकंडा अपना करके उनको चुनाव जिताना चाहता है। ना मालूम किस चीज़ का जो है उनका एहसान उतारना चाहता है, सरकार का क्या एहसान उतारना चाहता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की नोटबुक फॉर रिटर्निंग अफसर, जब उसमें ये दिया हुआ है, उसमें प्रावधान है कि मतदान के दिन किसी भी उसका आईडी का चेक करने का, किसी भी वोटर का आईडी का चेक करने का अधिकार जो है वो मतदाता अधिकारी को है। तो फिर नई नया शगुफा क्यों इसमें पेश कर रहे हैं ये? भाई हमें किसी चीज़ की कोई आपत्ति नहीं, भाई जो मतदान अधिकारी होता है वो क्यों नहीं आईडी चेक करेगा? ये नए लोगों को, जो सरकार में बैठे लोग हैं, आंगनबाड़ी के लोग हैं, उनको देखिए, इनकी मंशा में हमको शक है, इनकी मंशा में हमको इसलिए शक है क्योंकि एक खौफ का माहौल पैदा करके एक जाति समुदाय के लोगों को ये खौफ दिखा करके ये उनको वोट डालने से वंचित करना चाहते हैं। और जब ऐसा प्रावधान राजू भाई चलता चला आ रहा है कि मतदान अधिकारी जो मताधिकारी जो मत देने जाते हैं, जो वोटर हैं, उनको वोटर आईडी चेक करने का अधिकार जब इलेक्शन कमीशन के पास है, तो ये आंगनबाड़ी के लोग उसको क्यों चेक करेंगे? देखिए, हमें इनकी मंशा बेशक है, और जो इनका जुगाड़ आयोग है वो पूरी तरीके से, उनको इंटेल की रिपोर्ट, सूचना तंत्र की रिपोर्ट ये आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले सारे चुनाव राजू भाई हारने जा रही है। तो अब उनको नामालूम किस चीज़ का डर सता रहा है। भाई पहले इसी व्यवस्था चलती चली आ रही, ये नई व्यवस्था क्यों लागू करने आ रहे हैं? जब ये नोटबुक फॉर रिटर्निंग अफसर के उसमें प्रावधान है इस चीज का कि आईडी का चेक करने का अधिकार जो है मतदाता अधिकारी को है, तो फिर नए सिरे से क्यों ये कर रहे हैं? और वो किसके लोग रहेंगे? आंगनबाड़ी के लोग किसके रहेंगे? भाई हम समझते हैं कि जो निष्पक्षता के साथ चुनाव, जैसा कि चुनाव आयोग, जुगाड़ आयोग कहता है कि हम निरंतर निष्पक्षता के साथ हम चुनाव कराते चले आ रहे हैं, इसके मतलब अपनी ही चीज़ों पर वो उंगली उठाने का काम कर रही है। इसके मतलब वो मान रही कि पहले चुनाव आयोग ने निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराया, फिर नई व्यवस्था क्यों लागू होने की जरूरत पड़ रही है? तो देखिए राजू भाई, हमको इनकी मंशा पे शक है। जो व्यवस्था पहले थी उसी व्यवस्था को चुनाव आयोग को, जुगाड़ आयोग को बहाल करना चाहिए। जब ये फेल हो जाए तब एक नया नियम लेकर गए। जब इलेक्शन कमीशन के नोटबुक फॉर रिटर्निंग अफसर में ऐसा प्रावधान है, तो नई नई चीजें क्यों लेकर के आ रहे हैं? अगर फेल ही हो गए तो फिर आप लोग छोड़ेंगे क्या? मान लीजिए फेल हो गए तो फिर आप छोड़ेंगे क्या इन लोगों को? आप तो वैसे ही उनको नए नामों से पुकार रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी की अगर महिलाएं ये चेक कर रही हैं तो इसमें इतना बड़ा क्या समस्या दिखती है, वो भी आप स्पष्ट कर दें। फिर मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन का रुख करता हूं। देखिए राजू भाई, तो चुनाव आयोग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि उनके जो मतदाता अधिकारी हैं वो सक्षम नहीं है चुनाव कंडक्ट कराने में, पीसफुली या निष्पक्षता के साथ वो चुनाव कंडक्ट कराने में वो सक्षम नहीं है। इस चीज़ को चुनाव आयोग एक पीसी करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे आप लोग के माध्यम से, और कहते भाई मैंने हाथ खड़ा कर दिया है। अब जो सरकार में बैठे लोग हैं, ये लोग जो है, जब भाई आईडी चेक करने का अधिकार किसी को नहीं है, आईडी चेक करने का, वोटर आईडी का चेक करने का या फेस आईडी चेक करने का अधिकार जो है जब मतदाता अधिकारी को, तो नए नए नियम ये क्यों लेकर के आ रहे हैं? क्यों लेकर के आ रहे हैं नया नियम ये भाई? इस चीज़ को या तो राजू भाई इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करें कि हमने हाथ खड़े कर दिए, मेरे बस के नहीं है, निष्पक्ष चुनाव कराना मेरे बस की बात नहीं है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना। ये तो ये अच्छा रंजन साहब, ये तो अभी बिहार को टारगेट करना चाहिए। ये तो अभी बिहार का मामला है।
उत्तर प्रदेश इतना क्यों गर्मा रहा है अभी इस पर? क्या बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? कि बिहार कहीं बाहर बाहर कंट्री का हिस्सा है क्या? भाई जैसे हमारे लिए उत्तर प्रदेश वैसे हमारे लिए बिहार है। बिहार भी तो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है वहां पे। तो आज अगर हम आगे नहीं होंगे, मैं समझ गया, से लेकर के चीजों में लेकर के उत्तर प्रदेश में भी लेकर मैं समझ गया आपका मंतव्य यहाँ पर क्या, आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजू भाई मैं अलर्ट करना चाह रहा हूं। डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन का भी रुख कर लेता हूं आदर के साथ। उनका भी इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि हमारे साथ इस वक्त हैं और ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन सर, ये जो प्रावधान है ये इलेक्शन कमीशन की अपनी गाइडलाइंस के प्रकाश में आपका अनुभव क्या कहता है इस सब को लेकर? मैं आपके साथ सवालों को नहीं रखूंगा क्योंकि आपने अपना जीवन खपाया है इस संस्था के साथ काम करते हुए। क्या वाकई चुनाव आयोग किसी धांधली की कोशिश कर रहा है या ये कोशिश निष्पक्ष वोटिंग के लिए जरूरी है? डॉक्टर मोहम्मद अमीन। राजीव जी, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन हमेशा ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है। नंबर 1, मैं आपको बता दूं, जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उस वक्त मैं वहां पर गया था एफएलसी करने के लिए और वहां पर वोटर लिस्टें चेक करने के लिए। तो मैंने फैजाबाद में इन्हीं के रिजीम में पाया था कि वहां पर जो इनके वर्कर थे स्टेट के, उस वक्त जब इनकी सरकार थी, वो वहाँ पर लोगों के जो फॉर्म भरे जाते हैं उन फार्मों को बाराबंकी के अंदर कूड़ेदान में डाल रखा था और उनके काउंटर फाइल भी नहीं दिए गए थे। ये धांधली उस टाइम हुआ करती थी। और अब जो इलेक्शन कमीशन सख्त हो गया है, हर नियम कायदे ना कानून लागू कर रहा है, तो ये उसमें बातें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, तो मैं भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसी समाज से आता हूँ और मैंने इलेक्शन कराए हैं, काउंटिंग भी कराई है, वोटिंग भी कराई है और मैंने एफएलसी भी कराई है। फर्स्ट चेक ऑफ मशीन और वोटर आईडी कार्ड भी हमने देखे हैं, चेक भी किए हैं। सवाल इस बात का है कि क्या मुसलमानों के ये बहुत ज़्यादा हितैषी हैं? इस बात को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है बिल्कुल टोटली गलत है, टोटली रॉन्ग है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जहाँ तक सवाल इन्होंने कहा है, हमारी हैंडबुक देख ली है, प्रिसाइडिंग अफसर की इनको हैंडबुक दिखा दी गई, उसका प्रिंट आउट इनको दे दिया गया, सारी बातें इनको ज्ञान प्राप्त करा दिया गया। इनको मैं ज्ञान ये देना चाहता हूँ, जो भी वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है इसी पर्पस के लिए जाता है कि जब भी मांगा जाए, जिस चेक पॉइंट पे मांगा जाए उस चेक पॉइंट पे आपको दिखाना है। हमारे 3 सर्कल होते हैं, आपको पता होगा, जब चुनाव चल रहा होता है तो हमारे 3 सर्कल होते हैं। एक लोकल पुलिस होती है आउट सर्कल में, फिर मिलिट्री फोर्स होती है, उसके बाद हमारा स्टाफ होता है जी। अब आप चीज बताइए, जब वो बाहर से एंट्री करेगा तो वहाँ पर लेडीज और जेंट्स दोनों ही सिपाही खड़े होते हैं। क्या सिपाही को अधिकार नहीं पूछना गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका पोलिंग स्टेशन सही है या गलत है? नहीं, पुलिस वाले होते हैं इसीलिए वो पूछते हैं। होता है। सुनिए एक मिनट राजीव जी, अब इनको पूरी बात बता देता हूँ कि जहाँ तक सवाल है वहीं से शुरू होता है। अगर सिपाही लेडी है और वो उनको चेक करती है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर अंदर आने के बाद ये कहा जाता था कि उनके जो लेडीज हैं उनको कोई भगा दिया जाता है, उनको कोई और चेक करता है। इस पर्पज से पिछले चुनाव को देखते हुए या कंप्लेंट्स के आधार पे एक डेडिकेटेड वर्कर जो हमारी आंगनबाड़ी की है उसको रख दिया गया कि भाई आप मिलान कर लीजिएगा, मिलान करके अंदर जाने दीजिए। फिर भी इनको कोई तकलीफ है तो इनके पोलिंग एजेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं, पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठा देंगे भाई ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। और शाम को जो 17 फॉर्म सी मिलता है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे, नहीं देंगे हम नहीं सिग्नेचर करेंगे। ये सब तो कहने की बातें हैं। मेरा सवाल इस बात का है कि हर बात को ये लोग मुद्दा बनाते हैं और इलेक्शन कमीशन हमेशा हर अपने वोटर को, इनका वोटर नहीं है, वोटर राष्ट्र का है, देश का है और उसको फ्रेंचाइज इस्तेमाल करने का पूरा संविधान अधिकार देता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया आपने लाइन कही। ये मैंने बड़े दिनों के डिस्कशन के बाद किसी ऐसे अधिकारी किसी के भी मुंह से सुनी है। वोटर किसी पार्टी का नहीं है, वो राष्ट्र का है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन, समाजवादी पार्टी ने जो ऐतराज सामने रखा, उन्होंने कहा कि ये आपके कर्मचारी किया करते थे, यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाने की अगर जरूरत पड़ रही है तो आप फेल हो रहे हैं। क्या यही माना जाए डॉक्टर मोहम्मद अमीन? इनको ये बता दीजिए कि हमारा सारा काम ब्लॉक के लोग करते हैं, आंगनबाड़ी के कोच करते हैं, शिक्षा के लोग करते हैं, टीचर्स करते हैं, टीचर्स लेडीज जेंट्स करते हैं।
सारा काम सरकार के लोग करते हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जिन पे एक्शन लिया था। हमको उंगली मत दिखाइए, समझे आया? आपको कोई राइट नहीं है हमारा क्लेम करने के लिए कि मुस्लिम लेडीज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो लिया है एक्शन बिल्कुल सही लिया है, आप लोगों के ऑब्जेक्शन को दूर किया है। और कोई ज्यादा है तो आपका पोलिंग एजेंट वहाँ पे ऑब्जेक्शन करेगा। ये इस तरह की शोशेबाजी करना, इलेक्शन बिहार सामने है, शोशेबाजी करना और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना और शासन को बदनाम करना, ये आप लोगों की आदत बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन किसी का फेवर नहीं लेता। अगर फेवर ले रहा होता तो आपकी सरकार कैसे बन गई थी 12 में? 17 तक रहे आपने काम नहीं किए होंगे, इसलिए आप नहीं रहे वहां पर। ये तो जनता चुनती है, इलेक्शन कमीशन न जिताता है न हराता है। इसी तरह ममता बनर्जी बंगाल में कह रही थी, बाद में जीत गई, वो एक जगह से हारी, उसके बाद जीत गई, उस दिन से बंद हो गई। अब इस तरह के तो आप लोगों को, हर पार्टी को, मैं एक पार्टी की बात नहीं करता हूँ, समाजवादी नहीं, हर पार्टी को आदत रही है समय समय पर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की। इलेक्शन कमीशन को किसी ने इनाम नहीं दिया आज तक, ना उसके काम को अच्छा सराहा है। जबकि आपको मैं बता दूं कि दुनिया में इलेक्शन कमीशन को सराहा जाता है। हम लोग दुनिया में बाहर जाते हैं और ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, और कहीं कहीं वोटिंग के लिए जाते हैं, कहीं कहीं मशीनों के लिए जाते हैं, और वहां से हम लोगों को सराहना मिलती है। दुनिया का एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, वो सबसे बड़ा देश है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, वाकई मैं आपकी इन बातों में एक दर्द तो महसूस कर रहा हूं। भारत का इलेक्शन कमीशन जितने वोटरों को इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाता है, उतनी तो कई सारे देशों को मिलाकर उनकी जनसंख्या भी नहीं होती। खैर, शरद जी मेरे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शरद जी, बड़ा स्पष्ट तरीके से यहां पर मैं दीपक भाई आपके पास आऊंगा और डॉक्टर मोहम्मद अमीन के जुड़े हुए बातों से ही सवाल रखूंगा, लेकिन शरद जी, डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने बड़ा स्पष्ट बात कह दी, सारे कर्मचारी तो सरकारी होते हैं जो इससे पहले सारे प्रयासों में होते हैं। वोटर आई कार्ड होता इसलिए है कि उसका मिलान किया जा सके, ये मिलान होते हैं। कोई पुरुष हेलमेट लगाकर वोट देने के लिए अंदर नहीं जा सकता, तो अगर कोई महिला जा रही है और उसका मिलान कोई महिला ही कर रही है, तो इसे ऐतराज के दायरे में लाकर आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश है? शरद जी। शर्मा जी, देखिए, पहले ही मैंने इस बात को कहा कि ये सिर्फ मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश नाकाम हो चुकी है। टेक्निकल बातें सारी डॉक्टर अमीन साहब ने बहुत बड़ी खूबी से बताई हैं कि किस तरह निष्पक्षता से पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है। पहले जैसे आज से 25 साल 30 साल पहले जहाँ 200-250 आदमी मरते थे चुनाव में, अब किसी को खरोच तक नहीं आती है और पूरी शांति से प्रक्रिया चलती है। ये लोग पहले इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम मशीन खराब है, ईवीएम मशीन हैक की जा रही है। ईवीएम मशीन हैक करने के लिए चुनाव आयोग ने इनको समय दिया, 3 दिन का समय दिया, कि जिसमें सबसे बड़े जो चुनाव के हैकर थे आम आदमी पार्टी, उनसे कहा आप आके हैक करिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम कर सकते हैं, उनको कहा हैक करिए, कोई नहीं आया वहां पे। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमारे 20-20 हजार वोट हर जिले में काटे जा रहे हैं। तो ये पहले तो इनको कैसे पता चला कि इनके 20,000 वोट हर जिले में हैं और काटे गए? इसका सबूत चुनाव आयोग ने कहा कि आप हमको सबूत दीजिए कि ये काटे गए हैं। इन्होंने सबूत नहीं दिया। तो ये जो जिसको शूट एंड स्कूट कहते हैं कि साहब आप गोली मारिए और भाग लीजिए, आप बयान दीजिए फिर भाग लीजिए। लेकिन जब कहीं तथ्यों के बेसिस पे अगर आपको बुलाया जा रहा है कि आप आइए, आप इसका, हम आपको इसका खंडन करने का पूरा मौका दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि साहब एक भी ऐसा कोई प्रपोजल जो जितनी हमारी राजनीतिक दल है उन्होंने एक भी इंक्लूजन में और एक्सक्लूजन में कोई इस तरह के एक भी केस उन्होंने नहीं दिया है कि साहब इसका या तो जबरन हटाया गया है या जबरन फाइल किया गया है। कांग्रेस ने एक व्यक्ति का लाए थे जो शायद किसी लाइब्रेरी में बैठ के हमारे युवा नेता को ज्ञान दे रहा था कि साहब मेरा नाम काट दिया गया है। बाद में चुनाव आयोग ने उसका खंडन किया कि उस व्यक्ति ने खुद कहा था कि मेरा 2 जगह से नाम है और एक जगह से नाम का हटा दीजिए। तो उन्होंने कहा कौन सी जगह से चाहिए, जैसा उन्होंने कहा उस तरह उसको कर दिया गया। अभी आप देखें कि तेजस्वी यादव जी का खुद के 2 जगह से उनके आईडी बने थे। तो इस तरह की जो बातें बेबुनियाद, इसको कहते हैं कि पेशबंदी। और आपके डिप्टी सीएम के को कहा जाता है। ठीक है, मैं आ रहा हूं दीपक जी आपके पास। और पेश क्या करना वो अलग कहानी है कि साहब इसमें आंगनवाड़ी महिलाएं क्यों आ रही है। जो चुनाव, पूरा प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन, पूरा स्टेट का प्रशासन, देश का प्रशासन चुनाव आयोग। ठीक है शरद जी, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बात सामने रख दी। दीपक भाई, मैं अब आपके पाले में सारे सवालों के जवाब रख देता हूं, मैं आपको टोकूंगा नहीं, इस बात को याद रखिएगा। आप अपनी सीमा खुद ही तय करेंगे कितनी देर आपको जवाब देना है। लेकिन मेरे सवाल में ये जोड़िएगा जरूर,
ईवीएम के बारे में कहा इलेक्शन कमीशन ने, आइए हैक करके दिखाइए। शायद एक दो, सुनिए तो, एक दो लोग पहुंचे थे, ये आपको भी याद होगा, कोई पार्टी नहीं गई इसके बाद। आरोप जबरदस्त लगते रहे हैं और इस बार भी इलेक्शन कमीशन ने कहा एफिडेविट दाखिल कीजिए, हमें कोर्ट की दहलीज पर घसीटिए कि हम गलत कर रहे हैं। किसी ने कोई एफिडेविट नहीं दाखिल किया। अब डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने चीजें स्पष्ट कर दी हैं, कौन गलत है? दीपक भाई देखिए राजीव भाई, मेरी बातें आ जाने दीजिए। हमने 2022 में हमने 18,000 हमने फेक वोटर्स का मैंने एफिडेविट हमने दिया, हलफनामा हमने दिया, जिसको उन्होंने कहा कि हमें मिला ही नहीं। भाई आप मिला नहीं तो आपने मेल, आपने सीन कैसे? उसमें तो चीज़ें आप छुपा नहीं सकते हो ना, उसमें सीन कैसे है? फिर यहाँ पे किसी भी जिलाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो, फिर उसका जिलाधिकारी ने दिखाया कितना, 7 लोगों को दिखाया कि 7 लोग जो है मर चुके थे या मृतक थे। अगर मृतक थे तो उनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? एटा में आपने देखा होगा चुनाव आयोग या किस निष्पक्षता के साथ चुनाव कराता है या किस तरह के चुनाव कराता है, उसकी निष्पक्षता के बारे में पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है। एक लड़का जो नौजवान, जो नाबालिग था, जिसको वोट का अधिकार नहीं है, वो 7-7 वोट डाल रहा है और फोटो खींच रहा है और वीडियो बना करके डाल रहा है। पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, नहीं देखा? ऑथेंटिकेट करते हैं, डाल दिया ऐसा है, आप जानते हैं। और ये चुनाव, आप उस लड़के को जानते हैं ना भाई? अरे भाई, जब उसने वीडियो डाला, अच्छा उस लड़के को भी जेल क्यों भेजा गया? उस लड़के को जेल क्यों भेजा गया? एटा का मामला है ये राजीव भाई। उस लड़के को जेल क्यों? अगर वो लड़का गलत नहीं था, सही था, अगर उसने, हो सकता है एआई से उसने बना दिया हो वीडियो, तो फिर आपने उसको जेल क्यों भेजा? इस तरीके से एक लड़का 7-7 पोलिंग, अच्छा ठीक है, नहीं दीपक भाई, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा अभी ये नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या सुनिए तो, क्या बुर्का नशीन, सुनिए तो, देखिए मेरी बात है, क्या बुर्का नशीन महिलाओं का, क्या बुर्का नशीन महिलाओं, सुनिए तो दीपक भाई, और पक्षता पे कही। दीपक भाई, मैंने कहा था मैं, चलिए आप बोलिए, मैं टोकूंगा नहीं, आप बोलते रहिए जी। मैं आदरणीय अमीन भाई ने निष्पक्षता की बात की थी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वोटर आईडी चेक करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के लोगों को है, निर्वाचन के लोगों को है या आम लोगों को है, पहले इस चीज को। और रहा सवाल पुलिस लगती है इसके लिए कि कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो। वोटर आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। क्या वोटर आईडी आप चेक करेंगे किसी की? वो अंदर जो पीठासीन अधिकारी होते हैं या निर्वाचन के लोग होते हैं जो डेप्यूट किए जाते हैं राजीव भाई, उनको ये अधिकार दिया जाता है। मैं अपनी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, नहीं आप सही कह रहे हैं, पुलिस को अधिकार नहीं है, लेकिन पुलिस वाला ये तो पूछ सकता है कि भाई आप किधर जा रहे हैं, अच्छा वोट नहीं जा रहे हैं, अमीन साहब क्या आपके पास मोबाइल फोन है, नहीं है, ये चीजें पूछते हैं। किधर जा, देखिए ऐसा, देखिए ऐसा होता है ना, जो उसके बाद मतदाता पर्ची आती है तो उस मतदाता पर्ची में बूथ संख्या, भाग संख्या, पोलिंग स्टेशन, सारी चीजें होती हैं। और जिसका वो रहता है उसके बाद, जैसे कि कहा ना, पोलिंग एजेंट जो होते हैं किसी भी दल के, किसी भी पार्टी को, बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि वोटर किसी पार्टी का नहीं होता है, वोटर में विवेक से देता है। लेकिन अगर कोई गलत जा रहा है तो पोलिंग एजेंट होते हैं या वो पुलिस वाले से पूछता है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, कोई जबरिया किसी को वोट ना डलवा रहा हो, कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाल रहा हो। लेकिन वोटर आईडी चेक करने का या उसका चेहरा चेक करने का अधिकार किसी पुलिस वाले को सर नहीं है, वो अधिकार पीठासीन अधिकारी को ही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या सरकारी नहीं है? आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं क्या सरकारी नहीं है? इलेक्शन कमीशन वाले, इलेक्शन, अरे मेरे भाई राजीव भाई, क्या इलेक्शन कमीशन अपना हाथ खड़ा कर चुका है? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करा पा रहा चुनाव? या आप मान रहे हैं कि पहले जो चेक होता था वो आंगनबाड़ी के लोग चेक करते थे या पुलिस के लोग चेक करते थे? और रहा सवाल देखिए चुनाव का, चुनाव किस तरीके से बैलेट से नहीं बुलेट से कराने का, महिलाओं को डराया गया, धमकाया गया, नंगी रिवॉल्वर लिए पुलिस के जवान को दुनिया ने देखा, देश ने देखा, शर्मसार कर देने वाला वो दृश्य कि सीधे नंगी रिवॉल्वर जो है, वो पिस्टल जो है, आम मतदाताओं के ऊपर, जो वोट बेचारी महिलाएं या पुरुष डालने जा रही हैं, उनको सीधे उनको डरा रहा है, धमका रहा है। तो आप बताइए, आप किस तरीके से लोकतंत्र की बात आप कर सकते हैं? कहां बचा है लोकतंत्र? सरकार मोहम्मद अमीन, लोकतंत्र की तो हत्या हो चुकी है, डॉक्टर मोहम्मद संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, इनके आरोपों का एक बार बता देता हूँ। देखिए, जहाँ तक सवाल है, एटा वाला जो हुआ था उसमें नाबालिग लड़का घुस गया था और वीडियो बनाई थी।
वो जब इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में आया, तरह तरह के लोग हैं समाज में, हर तरह के सर होते हैं। एक नहीं 7 जगह गया था वो। अरे क्या बात कर रहे हैं। तो आप उसके लिए बता रहा हूँ, उस इलेक्शन को कैंसिल कर दिया गया था, दोबारा वहां वोटिंग हुई थी, नंबर 1। और वहां पर जो हमारा सिक्योरिटी लैप्स हुआ था, उस सिक्योरिटी लैब से सारे सिक्योरिटी ऑफिसर सस्पेंड भी कर दिए गए। अब इनका सवाल इस बात का है कि वहां पर आंगनबाड़ी के लिए इनका ऑब्जेक्शन है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि कलेक्टर भी हमारे पेरोल पे होता है जब तक इलेक्शन चल रहा होता है। इनके सारे अधिकारी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे टीचर हो, या प्रिंसिपल हो, या बीडीओ हो, या एडीओ हो, या तहसील का हो, ब्लॉक का हो, हर जो कर्मचारी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी कर रहा है वो हमारे इलेक्शन कमीशन के पेरोल पे उस टाइम उस पर जो भी एक्शन लेगा इलेक्शन कमीशन लेगा, ना कि स्टेट लेगा। इसलिए ये कहना आपको कि वो हम ये आंगनबाड़ी के हैं, आंगनबाड़ी के हैं, लेकिन वो किस रोल पे हैं, वो हमारे पेरोल पे उस वक्त हैं और इलेक्शन ड्यूटी कर रही हैं। और वो अगर लैप्स करेंगी, ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करेंगी, उसका उनको पनिशमेंट मिलेगा, चाहे जितना बड़ा से बड़ा अधिकारी हो या छोटा से छोटा। अभी आपने एक बात और कही कि तीसरा पॉइंट इनका ये था, जरा बताएंगे शर्मा जी? तीसरा पॉइंट इनका एक और था कि वो पिस्टल लेके दिखा रहा था, लेडीज उनको वोट डालने के लिए रोक रहा था दरोगा। दरोगा का क्या किया गया ये तो अंजाम वही जानते होंगे, उनसे जाके पता करिएगा। इलेक्शन कमीशन कभी भी इस तरह की हरकत को छोड़ता नहीं है, चाहे वो हमारा कोई कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएम हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है आरपी एक्ट के अंतर्गत। इतना सख्त नियम है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है। अभी आपने सुना होगा बंगाल के लिए कि ममता बनर्जी के जो 4 ऑफिसर थे सस्पेंड कर दिए गए। उसमें उनका चीफ सेक्रेटरी कहता है 2 की जांच कर लें, 2 ईमानदार लोग हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेट वाले चाहे गड़बड़ करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन न करता है गड़बड़, न बर्दाश्त करता है, न सुनता है इस बात को। और प्रक्रिया में हम लोग ये आशा करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी आशा करता है कि जनता उनका साथ देगी, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो पार्टी के स्टेक होल्डर हो। उनको ईमानदारी के साथ में इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना चाहिए, चाहे वो बूथ लेवल की बात हो, चाहे वो बीडीओ की, चाहे वो पोलिंग एजेंट की बात हो, चाहे वो काउंटिंग एजेंट की बात हो। इस तरह से हर जगह सहायता करनी चाहिए। अभी आपने देखा बिहार में एसआईआर हुआ, उसमें बीएलओ जो कर रहा था हमारा बूथ लेवल का, उसके साथ में बीएलएस को बुलाया गया था स्पेशली हर पार्टी से कि असिस्ट करिए, देखिए कि आपके साथ गलत काम तो नहीं हो रहा। फिर बिला वजह का हुआ एंड क्राई करना उचित नहीं है, उचित नहीं है ये चीजें। शरद भाई, लेकिन एक चीज तो है कि विपक्ष ने बिहार चुनाव के पहले एक नैरेटिव तो सेट करने की कोशिश कर दी है। उन्होंने न केवल आपके ऊपर इल्जाम लगाए, एक नारा उन्होंने दिया है वोट चोर गद्दी छोड़, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो एक साख थी उसे भी तोड़ने जनता के सामने इसकी एक सफल कोशिश, जहां तक मैं बोल सकता हूं, लोगों के बीच में जाकर की है और ये बताया है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है एसआईआर के जरिए। खैर, अब सारी चीजें हो चुकी हैं, अब वो पिछला दौर हो गया है, लेकिन क्या ये जानबूझकर की गई चीजें हैं या आपको ये लगता है कि ये जानबूझकर की गई चीजें नहीं हैं, ये सत्ता पर आने के लिए ये इनके प्रकारेण, क्योंकि मोहब्बत, जंग और चुनाव में कहते हैं आजकल तो न्याय हो गया है, सब जायज है? देखिए, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में और तेलंगाना में और कर्नाटक में, हिमाचल में, झारखंड में, कश्मीर में हमारी सरकार नहीं बनती है। वहां आज तक कोई भी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगा कि वहां से कोई धांधली की गई थी। ये वहीं होता है जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। हम नहीं कह रहे हैं कि साहब चुनाव कैसे हो क्या ना हो, हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो अपना कर रहा है उसे करने दिया जाए। कम से कम एक चीज का मैं बधाई देता हूं अपने विपक्ष के मित्रों को कि उन्होंने चुनाव आयोग की साख को बरकरार रखने में बहुत मदद करी है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे उसका सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सील लगा दी है कि कोई आरोप साबित नहीं हुआ। और अभी जैसे हमारे मित्र रंजन भाई कह रहे हैं कि साहब इस तरह की धांधली हुई है, तो जब आप एक इतने बड़े क्रांतिकारी बैठा सकते हैं तो आप इसमें क्यों नहीं रात में जा रहे हैं? आपके पास तो एक से एक वकील है, आप कह दीजिए कि साहब धांधली हो रही है, अरे उसके बाद माफी मांग लीजिए। चौकीदार चोर है, माफी मांग लो। राफेल में घोटाला हुआ, माफी मांग लो। अरे इसमें भी आप आरोप लगाइए, कोर्ट में जाके माफी मांग लीजिए, इसमें कौन सी तकलीफ है? लेकिन कम से कम एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब चुनाव आयोग का विश्व में नाम है। हमारा चुनाव आयोग में एमएस गिल साहब ने जाके पाकिस्तान के चुनाव आयोग को उन्होंने राय दी, उन्होंने मशवरा दिया।
विश्व के कई देशों में जहां चुनाव होते हैं वहां निष्पक्ष चुनाव हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए हमारे ऑब्जर्वर्स जाते हैं। कम से कम इतना एहसान करें देश के ऊपर और हमारे चुनाव आयोग के ऊपर कि ऐसे आरोप ना लगाएं जिससे कि देश की साख को नुकसान हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पे मोहर लगा दी है कि बिल्कुल सही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्होंने ईवीएम मशीन हैक होने की बात कही थी उस पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल मोहर लगा दी कि उसमें कोई हैकिंग नहीं हुई है, किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई है। अब ये इन्होंने नया शगुफा छेड़ा क्योंकि ये इनके जो राजनीतिक एजेंडे से भी मैच करता है कि साहब बुर्के में जो महिलाएं, अरे जो भी महिला है जो भी पुरुष है उसका चेक किया जाएगा। और आंगनवाड़ी की महिलाएं जो है वो भी चुनाव आयोग का हिस्सा है। चुनाव पूरा प्रशासन चाहे राज्य का है चाहे केंद्र का है, चुनाव के समय में जैसा भी डॉक्टर अमीन ने कहा कि साहब पूरा चुनाव आयोग जो है वो प्रदेश को, राज्य के या देश के पूरे शासन को अपने अंतर्गत ले लेता है और जब तक कि चुनाव कंप्लीट नहीं होता उसके बाद वो हैंड ओवर कर देता है। तो अगर इस तरह की कोई घटना में आज भी इनको शक है तो कोर्ट के दरवाजे खुले, वाकई अदालत के दरवाजे खुले हैं, अदालत सबके लिए। लेकिन मैं अगले 3 सर्वे रख दूं, उसके बाद में रंजन भाई आपका रुख करूंगा। हमने दर्शकों से और 3 सवाल पूछे और हमने सवाल ये जो चौथा सवाल है, क्या चुनाव में इलेक्शन कमीशन के बुर्के वाले फैसले से मतदाता पहचान में सुविधा मिलेगी? हां कहने वाले 74% लोग थे कि हां सुविधा मिलेगी। किसी तरीके का शक, कोई सवाल, किसी तरीके की क्वेश्चन वो खत्म हो जाएंगे। हालांकि 24% ने कहा कि ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, 2% ने कुछ भी नहीं कहा, 26% एक तरफ थे और 74% इसमें कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को सुविधा मिलेगी, चीजें पारदर्शी होंगी। बुर्का पहनी महिला मतदाताओं की पहचान से क्या फर्जी वोटिंग पर लगाम लगेगी? ऐसा कहने वाले भी 72% थे कि 72% लोगों ने कहा हां फर्जी वोटिंग पर लगाम लगेगी। बुर्का पहनकर कौन आ रहा है, किसकी जगह वोट दे रहा है, क्या हाथ में जो आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है क्या वो चेहरे से मैच करता है, कई चीजें स्पष्ट होंगी। 26% ने कहा नहीं इस पर कोई लगाम नहीं लगेगी, 2% ने कहा कुछ भी नहीं हम कह सकते। और अगला आखिरी सवाल, बुर्का पहनी हुई महिला मतदाताओं की पहचान से समाजवादी पार्टी को ऐतराज आखिर क्यों है, यह भी हमने लोगों से पूछा। 27% लोगों ने कहा कि फर्जी मतदान रुकने का डर, अब यह लोगों की राय है हमारी नहीं है। 22% का कहना था कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। 27% लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने कहा कि ये सब कुछ तो पोलराइजेशन की कोशिश है, इससे ये दिखाना है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। 24% लोग, एक बड़ा नंबर है, जिन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। दीपक भाई, क्या आपको अब भी लगता है कि इसके जरिए मुस्लिम समाज को या मुस्लिम महिलाओं को इलेक्शन कमीशन टारगेट कर रहा है? क्या आप अब भी यही समझते हैं? राजू भाई, इंडिया ब्लॉक के साथ साथ आज समूचा बिहार कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये इंडिया ब्लॉक विपक्ष नहीं कह रहा है। आप बताइए एसआईआर के मामले में व्यास जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं वो कौन से घुसपैठिए थे? उनकी और उनकी पत्नी का वोट उसे नाम कैसे कट गया? किस आधार पर उनका नाम काटा गया? भाई मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जो व्यवस्था पहले से थी कि मतदाता अधिकारी जो है मतदाताओं का आईडी चेक करते थे, तो या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक पीसी करे और ये कहे कि पुरानी व्यवस्था गड़बड़ थी, पुरानी व्यवस्था को हम बर्खास्त कर दें, नई व्यवस्था हम जो है लागू करने जा रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करें। एक पीसी जैसे इतनी पीसी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक पीसी कर दें कि भाई पुरानी वाली जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था पे हमको विश्वास नहीं था, जो नई व्यवस्था हम लागू करने आ रहे हैं कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री जो है, कार्यकर्ता लोग जो है या कर्मचारी जो है वो लोग आईडी चेक करेंगी। तो इस चीज को माने ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस चीज को थोप क्यों रहा है हमारे ऊपर या विपक्ष के ऊपर या वोटर्स के ऊपर या बुर्के नकाब वाली वोटर्स के ऊपर? भाई वो माने ना इस चीज को, एक पीसी करे। आप लोग कभी मिलेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब पीसी करेंगे तो पूछिएगा कि साहब आपकी क्या पुरानी व्यवस्था आपकी ठीक नहीं थी, गड़बड़ी थी, ग्लिचेस था उसमें, दुरुस्त नहीं था आपका पिछले वाली व्यवस्था। कि अभी तक आप जितने चुनाव कराते चले आ रहे हो, इसको आप मान रहे हो कि सब में गड़बड़ी होती चली आ रही थी। तो इसलिए अब उन गड़बड़ियों को हम ठीक करने के लिए हम नई प्रणाली, नई प्रक्रिया। रंजन भाई एक बात तो ये भी है ना, रंजन भाई मेरी बात को समझिए, किसी करके बता दे रहा है। रंजन भाई एक बात तो यहाँ ये भी है ना कि हमारे देश की जनसंख्या भी तो इतनी
राजू भाई चलिए, बोलिए, सॉरी राजू भाई, सॉरी मैं आपकी बात को रोक रहा हूं। बोलिए। मैं बस हम लोग इतना चाहते हैं कि जो पुरानी प्रक्रिया थी, मतदाता अधिकारी जो इलेक्शन कमीशन के लोग जो है या निर्वाचन के लोग जिस तरीके से वोटर आईडी चेक करते थे, उसी तरीके से खौफ का माहौल एक पर्टिकुलर एक जाति समाज के लिए जो है इस तरीके का खौफ का माहौल ना पैदा करे इलेक्शन कमीशन अब एक पार्टी को लाभ पहुंचा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि एक ही समाज के लिए खौफ का माहौल है? क्या बाकी समाज नहीं है इस देश में? क्या बाकी लोग नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये नहीं, यही बताइए, इसको एक्सप्लेन। दर्शक सुन रहे हैं और दर्शक किसी दायरे में नहीं बंधे। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के लिए खौफ पैदा करने की कोशिश है? मेरा अच्छा, मुझे भाई नकाब हमारे आपके घर की महिलाएं तो पहनती नहीं है। जिस समाज के घर की महिलाएं नकाब पहनती हैं नहीं, तो ये खौफ ही पैदा करने की कोशिश है। राजू भाई, ऐसा क्यों? राजू भाई मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, जनता के बीच में बता दे। अच्छा ठीक है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा तो खौफ खत्म हो जाएगा क्या? चुनाव आयोग डॉक्टर मोहम्मद अमीन ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन उनको सुन लेते पुरानी प्रक्रिया प्रणाली चल डॉक्टर मोहम्मद अमीन को सुन लें। दीपक भाई आपकी बात पूरी गई, मैंने काटा जरा भी नहीं, संदेश गया, लेकिन अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो क्या खौफ खत्म हो जाएगा? डॉक्टर मोहम्मद अमीन देखिए, हमारे देश के अंदर करे ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? और देश के, अब चुप रहिए भैया, सुन लीजिए। जहां तक सवाल है हमारे देश में, और एक ही परिवार नहीं, हमारे जो हिंदू समाज की परिवार की बहुएं हैं, चुप नहीं रहिएगा, गलत बोलेंगे आप तो मैं इंटरप्ट करूंगा। चुप क्यों रहिएगा? ये कौन सी बात है चुप रहिएगा? उनको सुन लीजिए, उनका कहने का तात्पर्य था। बात करिए उनसे, राजू जी से। एक तो पहली बात है, उम्र में बड़े हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं बोलने का। अरे इसको इस तरीके से लीजिए, आप बड़े हैं। अरे आप सुनिए, तो वो इसीलिए कह रहे थे कि मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसको अदरवाइज नहीं ले रहा। उन्होंने आपका अपमान नहीं किया, मुझे भी दिखा। सुन लीजिए जरा सा वो क्या कहना चाहते हैं। बड़ा अनुभव है, रिटायर्ड है, चीजों को समझते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्रॉब्लम हुआ करती थी, वो पुराना सिस्टम ठीक था, ऐसा नहीं खराब था। उसको और इलोबरेट करने के लिए, जैसे कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट आपके आईडी कार्ड होते थे, उनको कलर बनाया गया, फोटो दिए गए नए और लेटेस्ट फोटो दिए गए। हर चीज़ का एक समय होता है। तो अगर लेडीज के लिए जैसे कहा जाता था कि हमको देखा गया, इसलिए अब लेडीज को ही उस ड्यूटी के लिए लगा दिया गया है। जिस तरह से आप इमिग्रेशन में देख लीजिए, आप पासपोर्ट ऑफिस में देख लीजिए, वहाँ भी हमारी लेडीज जाती हैं, हज में जाती हैं। यही नहीं, सऊदी अरब में मैं रहा हूँ फॉरेन मिनिस्ट्री में डेपुटेशन पे, तब भी वहाँ देखा है मैंने। यह कोई परेशानी की बात नहीं है। मुस्लिम समाज इस बात को बुरा नहीं मानता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं ये कहता हूँ कि हमारे समाज में और भी समाज के लोग रहते हैं, उनमें जो नई बहुएं आती हैं वो घूंघट काटती हैं, भले से वो हिंदू समाज की हो। और बहुत सी हैं जो कि बड़ी बूढ़ी तक भी कभी कभी वो पर्दा करती हैं, अपनी चादर ओढ़ के आती हैं। तो अगर उनका मिलान कर लेंगी वो लेडीज, उसमें क्या आपत्ति हो जाएगी? और एक मुस्लिम समाज को बार बार टारगेट करना, ये तो मैं कहता हूं कि जो पार्टियां हैं इस तरह का जो आरोप लगा रही हैं इलेक्शन कमीशन पे, वो हमारी मुस्लिम समाज की महिलाओं को टेरराइज करने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है, जिससे वो वोट डालने ना जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन सबको बराबर अधिकार देता है, कहता वोट डालने आइए, और हर एक को आई कार्ड दिया गया है, हर एक को अधिकार दिया गया है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? इनके कहने से तो काम चलेगा नहीं। अब ये मुझे यही बता दें कि इनकी जो पार्टी है उसमें कितनी मुसलमान औरतें टॉप लेवल पे हैं, बता दें मुझे। नहीं, खैर ये तो इकरा हसन को मैं जानता हूं, कई लोग हैं इसमें। इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा, मेरे पास समय खत्म है, मेरे पास समय हो गया है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आज सोशल मीडिया का दौर है। मैं अभी ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी क्लिप अभी 1 मिनट में अमेरिका में कोई देख सकता है। तो समय ये सब कुछ परे है, और मुझे लगता है कि सबके पोलिंग एजेंट, सबके कार्यकर्ता हर कहीं मौजूद रहते हैं। ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से कह दी जाती हैं। देश के चुनाव आयोग पर यकीन करना होगा, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। दुनिया के कई देश हमें देखते हैं और इस बात के बारे में तस्दीक करते हैं कि इतना टफ प्रोसेस कंप्लीट करवाना आसान नहीं होता जो भारत में होता है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो कुछ भी चल रहा है
वो किस वजह से चल रहा है ये हमारे दर्शक तय करें। उसके पीछे जोर क्यों दिया जा रहा है इसका फैसला दर्शक करें। मैं अपने मेहमानों के साथ आपके सामने आया और अपने मेहमानों के साथ आकर मैंने आपके सामने ये बात रखी कि जो कुछ ऐतराज हैं वो ऐतराज रखने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है, दिमाग में क्या सोच चल रही है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जो कि रिटायर्ड अधिकारी हैं ईसीआई के, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बात की। शरद जी जो कि बीजेपी से थे उन्होंने भी अपनी बात रखी और रंजन जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ।